गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास अकाउंटेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। प्लीज़ ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना और इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करना। आज अगर मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ा देता हूँ तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 घर से करना ही करना है आज, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के आगे हम लोग क्या करना होता है? सर ट्रायल बैलेंस गिवन है, ट्रायल बैलेंस में से हमें P&L बैलेंस शीट बनानी है, इतना ही है। अब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में क्या होगा कि अगर ये आपकी ट्रायल बैलेंस है, ये नेम ऑफ अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, तो ये तो पहले भी आता था सर। हम इसमें A, L, I और E मार्क कर लेते थे, ठीक है। A, L, I, E लगभग फिल इन द ब्लैंक्स। पहले ट्रेडिंग बनाते थे जगह के चक्कर में, ताकि जगह कम ना पड़ जाए। ट्रेडिंग बनाने के बाद A, L, I, E, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट को कैपिटल में, कैपिटल का आउटर कॉलम, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस और फिर बैलेंस शीट का टोटल। ये तो कर चुके हैं ना, ये तो सीख चुके। अब सर एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? तो एडजस्टमेंट में क्या करेंगे वो लोग, आपको अदर इंफॉर्मेशन के नाम पे 3 से 4 लाइनें लिख के देंगे, 1 2 3 4 कह के, और ये अदर इंफॉर्मेशन होंगे वो ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड नहीं हो पाए। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाए, इसको मैंने कल इस तरीके से समझाया था आपको कि कोई सी भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर है और कुछ चीजें ट्रायल बैलेंस के बाहर है, तो ये जो चीजें अंदर है वो क्यों है और जो बाहर रह गई वो बाहर क्यों रह गई। तो सर ट्रायल बैलेंस के अंदर आने का रास्ता क्या होता है कि आपने उसकी लेजर में पोस्टिंग की होगी, लेजर में पोस्टिंग करी होगी, मतलब आपने उन ट्रांजैक्शन को क्या किया होगा, रिकॉर्ड किया होगा। तो मतलब हम इससे यूं समझे कि जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए उनकी पोस्टिंग लेजर में हो गई, लेजर में उसका बैलेंस आया, बैलेंस से क्या बन गया, ट्रायल बैलेंस बन गया, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बन गया तो हमने P&L बैलेंस शीट बना दिया। अब जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही नहीं हो पाए, अब हमारे पास टाइम थोड़ी है कि वापस से रिकॉर्ड करने जाओ, फिर उसे लेजर में पोस्टिंग करो, लेजर के बैलेंसेस चेंज होंगे, नया ट्रायल बैलेंस बनाओ और फिर जाके क्या करो, P&L बैलेंस शीट बनाओ। टाइम बहुत लग जाएगा। 1-2 ट्रांजैक्शन के चक्कर में पूरी चक्री वापस थोड़ी घुमाएंगे हम। तो सर अब क्या करें भाई? अब ये वो ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिसको अब से मैं कहूंगा अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। क्या बोलूंगा? इट मींस एडजस्टमेंट मतलब अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। एडजस्टमेंट कहेंगे, एडजस्टमेंट क्या है भाई? तो हम क्या कहेंगे, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है। सर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए। अब अगर रिकॉर्ड करने जाते तो पूरी साइकिल चलानी पड़ती, हमारे पास टाइम नहीं है। तो क्या करोगे? सर इसका रास्ता ये है कि जब भी हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं तो हमने पहले इस दिन में पढ़ा था कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट्स। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट्स। ये रहे असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस में से कोई 2 इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? तो भाई अब हमें क्या करना है, अरे यार अब हमें क्या करना है कि वो जो 2 इफेक्ट हम वहां रिकॉर्डिंग में देते हैं, वो दोनों इफेक्ट हमें कहां देने हैं? डायरेक्ट P&L बैलेंस शीट में देने हैं। इसी के लिए आपको वापस से जनरल एंट्री पढ़ाई गई है। अब वो जो जनरल एंट्री हमने अभी अभी पढ़ी 4 बजे वाली क्लास में, वो आपको बहुत हेल्प करेगी इस चैप्टर को समझने में। अभी अपन ने एक टॉपिक पढ़ा ना, उसमें अभी एक टॉपिक पढ़ा ना अपन ने, उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हैंड रेज करके बताओ क्या मतलब होता है उसका। बोल भाई साहिब। सर हमने बेनिफिट ले लिया है पर पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया। अब अगर मैं टू बी प्रिसाइज आउटस्टैंडिंग सैलरी का एग्जांपल लूं तो इसका मतलब यह है सर कि लोग बाग काम कर चुके हैं, उनकी सैलरी ड्यू तो हो गई है पर मैंने पे नहीं करी तो मेरे ऊपर क्या है, लायबिलिटी। अब इसको लॉजिकली सोचिए, इसके 2 इफेक्ट क्या है कि सर एक तो ये हमारा इस साल का खर्चा है, तो खर्चे को आप क्या करो, इंक्रीज करो, और आपने पे नहीं किया तो आपके ऊपर क्या आ गई है, लायबिलिटी। तो दूसरा इफेक्ट क्या है कि आप लायबिलिटी को भी क्या करो, इंक्रीज करो, है ना। तो फिर हम कहते हैं सर खर्चा हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी तो क्रेडिट। तो हम एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। यही किया कि नहीं किया? कितना सारा सोचना पड़ा कि 2 इफेक्ट क्या है सर, एक खर्चा है एक लायबिलिटी है। खर्चा इंक्रीज हो गया तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट।
इसमें तो ये डेबिट क्रेडिट सोचने की भी जरूरत नहीं है, इसमें तो सिर्फ दो इफेक्ट सोचने हैं कि अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गई है तो उसके दो इफेक्ट क्या है कि सर आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, ड्यू बट नॉट पेड, मतलब बिलोंग करती है इस साल को पर हमने पे नहीं किया तो हमारे ऊपर क्या आ गई, लायबिलिटी। तो ये इस साल को बिलोंग करती है, मतलब इस साल का खर्चा है कि नहीं है, तो सिंपल खर्चे में उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे कि ट्रायल बैलेंस में खर्चा लिखा हुआ है सैलरी और अमाउंट लिखा हुआ है 10,000 और फिर नीचे इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,000। तो क्या मतलब हुआ कि सर 10,000 के सैलरी का अमाउंट तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, मतलब उसकी तो एंट्री पास हो चुकी है, वो तो हम दे चुके हैं, और वो कह रहा है कि 2,000 अभी भी बकाया है। तो आपकी टोटल सैलरी कितनी हुई, 10,000 आप पे कर चुके हो और 2,000 अभी भी बकाया है, तो टोटल सैलरी कितनी हुई, 12,000 हुई कि नहीं हुई। इस साल का टोटल खर्चा कितना हुआ, 12,000 हुआ कि नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे कि जो 2,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना सर, इसको सबसे पहले, इसका पहला इफेक्ट, इसको हम सैलरी के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और वो जो सैलरी जिसको हम खर्चा मानते हैं पीएनएल में, वहां पे हम खर्चा, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं होती तो मैं सैलरी नाम का खर्चा कितने से लिखता, 10 से लिखता, पर मुझे पता है ना कि 2,000 का खर्चा मेरा और है, तो अब मैं सैलरी नाम का खर्चा कितने से लिखूंगा कि सैलरी 10,000 तो इनर कॉलम में लिखूंगा, उसमें ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी कि सर ये 10 तो वो है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है जिसकी एंट्री पास हो चुकी है, और 2 वो है जो अभी अभी पता पड़ा कि बकाया है, तो ये भी हमारी इस साल की सैलरी है, तो 2,000 और ऐड करूंगा और टोटल मेरी सैलरी कितनी हो गई, 12,000 रुपीज हो गई। हो गया एक इफेक्ट कि सर ये मेरा खर्चा था तो मैंने खर्चे में ऐड कर दिया। अब आपने पे नहीं किया, 10,000 तो पे कर दिया ना, 2,000 आपने पे नहीं किया, पे नहीं किया तो आपके ऊपर क्या आ गई, लायबिलिटी। तो सिंपल उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, खत्म हो गए दो इफेक्ट। कितना सिंपल है। मींस मैं एक बात कहूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में आपके पास अकाउंटिंग नॉलेज ना हो, अकाउंटिंग नॉलेज ना हो मतलब ये डेबिट और क्रेडिट वाली नॉलेज ना हो, लेकिन आपके पास दुनियादारी की समझ है ना, तो आप आराम से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट कर सकते हो। एक बार ही समझना पड़ेगा बस, बाकी तो फिर लॉजिकल रहकर सोचोगे तो सब समझ में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट, अब मैं कहता हूं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर रेंट लिखा हुआ है 50,000, ट्रायल बैलेंस के अंदर रेंट लिखा हुआ है 50,000 और नीचे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंदर है वो तो रिकॉर्ड हो चुका है, मतलब 50,000 तो अपन ऑलरेडी पे कर चुके हैं, और फिर वो बाद में आके बोला आखिरी में कि सर 10,000 का रेंट अभी भी बाकी है। इसका मतलब इस साल का टोटल रेंट कितना हुआ आपका, 60,000 हुआ कि नहीं हुआ मिताज जी, बाद में टोटल रेंट कितना हुआ 60,000। तो जब पीएनएल में खर्चा लिखेंगे तब कितना लिखेंगे, 60,000 लिखेंगे, डन। फिर सर वो 10,000 तो हमने पे नहीं किया, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट है। अब ये इस साल का खर्चा आता है, हमने पे नहीं किया तो हमारे ऊपर क्या आ गई, लायबिलिटी। तो वही बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 10,000। समझ में आएंगे नहीं, ये बात समझ में आ रही है आपको। अब एक अलग अंदाज से समझते हैं, देखना। यार आज मैं 2 दिन आया नहीं, लेकिन मैंने आप सबको ही बोला था 2-3 दिन पहले कि मम्मी अगर आपसे पूछे कि क्या सिखाया तो क्या बताओगे आप लोग। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह शो होता है, कहाँ, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड। मैंने बोला था ना कि क्यों होता है ये मैं आज नहीं बाद में बताऊंगा, आज वो दिन आ गया। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर मिला क्या आपको, कभी भी देख लेना, किसी भी क्वेश्चन में नहीं था। ट्रायल बैलेंस किया तो सबसे ऊपर था एक क्वेश्चन में तो, और अक्सर क्वेश्चन में तो ट्रायल बैलेंस के सबसे नीचे बाद में ही था, ट्रायल बैलेंस के बाहर। तो सर क्या मतलब है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो वही ट्रांजैक्शन है जो अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर मिल जाता ना मेरे को, तो मैं उसको 2 जगह रिकॉर्ड ही नहीं करता, मैं उसको एक ही जगह रिकॉर्ड करता।
लेकिन वो ट्रायल बैलेंस के बाहर है, मतलब अभी तक क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास नहीं हुई। एंट्री पास नहीं हुई तो सर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है तो 2 इफेक्ट देने पड़ेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट क्या होंगे? क्लोजिंग स्टॉक भाई आप अकाउंटिंग तो भूल जाओ, डेबिट क्रेडिट भूल जाओ, आप लॉजिकली समझो कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? बचा हुआ माल। कौन सा बचा हुआ माल? कौन सा माल? ईयर एंड पे सर वो गुड्स जो हम खरीद के तो लाए थे पर इस साल में बिका नहीं। कब बिकेगा वो? अगले साल। तो भाई आप माल तो 10 लाख का खरीद के लाए थे, आपने अपना खर्चा तो कितना मान लिया? 10 लाख। यहाँ पे परचेज कितना रख दिया आपने? 10 लाख। पर आप खुद कह रहे हो बाद में कि 2 लाख का माल इसमें बिका नहीं है। तो जो माल बिका ही नहीं, जिसका बेनिफिट आपको मिला ही नहीं, वो आपके लिए खर्चा हो सकता है क्या? नहीं ना। तो चलो खर्चे को कम करो, तो फिर वो क्या है आपके लिए? असेट। तो इसको खर्चे में से माइनस करके कहाँ ले जाओ आप? असेट में ले जाओ। तो या तो हम उसको परचेज में से इनर कॉलम में माइनस कर देते, पर हम हमारी एफिशिएंसी बताने के लिए उसको इनर कॉलम में माइनस ना करके कहाँ लिखते हैं? उस दूसरी साइड लिखते हैं। बात तो वही पड़ी ना, या तो यहाँ माइनस कर दूं या यहाँ पे पॉजिटिव लिख दूं, एक ही बात है। तो हम दूसरी साइड लिखते हैं और फिर बैलेंस शीट में कहाँ लिखते हैं? उसको अपन असेट साइड लिखते हैं। फर्क समझ में आया कि नहीं आया? इसमें क्लोजिंग स्टॉक के भी क्या होते हैं? 2 इफेक्ट होते हैं। ये क्लियर है सबको? हाँ। अब 1 बाय 1 एडजस्टमेंट सिखाऊं उससे पहले है ना, मैं 2 लाइन लिखता हूं, आप लोग उसमें फर्क समझना। बेटा फर्क देख के बताओ, दोनों की हेडिंग में फर्क क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। फर्क क्या है? फर्क क्या है? फाइंड द डिफरेंसेस वाली बात बताई थी ना, डिफरेंस। सर यहाँ तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है, अरे ऑब्वियसली ये तो उसका नाम है। सर यहाँ बैलेंस शीट लिखी हुई है तो ऑब्वियसली ये उसका नाम है। और दूसरा और क्या लिखा हुआ है? सर यहाँ लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग, और यहाँ लिखा हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2024। तो सेम है कि नहीं है? तो ये जो छोटी सी लाइन है ना, पहला सर फॉर द ईयर एंडिंग और यहाँ पे एज ऑन, ये अपने आप में बहुत गहरी बात कन्वे करती है। क्या? इसको मैं यूं समझाता हूं। कभी अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो बहते हुए पानी को ना फीट में मेजर किया जाता है कि आपकी जो नदी है वो कितनी गहरी है, तो क्या बोलते कितने फीट गहरी है ना। लेकिन जो हमारी पानी की टंकी है उसमें जो पानी मेजर किया जाता है कैसे किया जाता है? लीटर्स में। तो फर्क है कि नहीं है? तो पानी एक जगह पे मैं उसको लीटर्स में काउंट कर रहा है और एक जगह उसको इसमें काउंट कर रहे हैं फीट में। बारिश होती है तो पता है बारिश कैसे में काउंट होती है? सेंटीमीटर्स में, कि बारिश कितने सेंटीमीटर हुई। मतलब आप एक पतीला रखो, बारिश हो रही है तो कितने मिनट में, कितने आवर्स में, कितने सेंटीमीटर वो पतीला बन रहा है। सर यही पानी एक जगह लीटर में, एक जगह फीट में, एक जगह सेंटीमीटर में। ऐसा क्यों भैया? अलग अलग डायमेंशंस है। सेम तरीके से यहाँ पे समझो, वो जो नदी वाली बात है ना, जो पानी की टंकी है उसमें पानी जो है वो रुका हुआ है, उसको बोलते हैं अपन स्टॉक कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? मैं अकाउंटिंग का रूल बता रहा हूं, कोई पानी वानी नहीं सिखा। इसको क्या बोलते हैं अपन? स्टॉक कंसेप्ट। जहां चीजें क्या हुए? रुकी हुई है। और वो जो बहती हुई चीज है ना उसको अपन बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। क्या बोलेंगे? फ्लो कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग में भी हम चीजों को इन्हीं 2 कंसेप्ट में मेजर करते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो तो बनता है फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं जो फिगर्स दिख रहा हूं ना वो पूरे साल के हैं, फॉर द ईयर। वो ईयर जो एंड का हुआ है 31 मार्च 2024 को। और बैलेंस शीट में जो मैं अमाउंट लिख रहा हूं वो पूरे साल का नहीं है,
वो है एज ऑन 31 मार्च 2024। और बहुत सारे बच्चे इसकी गहराई नहीं समझ पा रहे होंगे। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा सेल्स 10 लाख और बैलेंस शीट में लिखा फर्नीचर 10 लाख। अमाउंट 10 लाख इक्वल है कि नहीं है? हाँ, अब दोनों में फर्क समझाता हूँ। सेल्स जो मैंने P&L में लिखा उसका जो 10 लाख का अमाउंट है वो कौन सा है कि सर यहां से लेके यहां तक का टोटल करोगे ना तो वो 10 लाख है। जोड़ते 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 कतरा 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 जोड़ते जोड़ते पूरे साल का अमाउंट कितना है? 10 लाख। लेकिन फर्नीचर में जो मैंने बैलेंस शीट में लिखा है 10 लाख, उसका मतलब ये कतई नहीं है कि पूरे साल मेरे पास फर्नीचर कितने का था? 10 लाख का। आहा, वो तो एज ऑन वाली फिगर है। एज ऑन वाली फिगर है मतलब उस दिन, उस 31 मार्च को मेरे पास कितने का फर्नीचर था? 10 लाख का। जरूरी नहीं है पूरे साल ही 10 लाख का हो सकता है शुरुआत में मेरे पास 25 लाख का फर्नीचर था, आते आते मैंने 15 लाख का बेच दिया, कितना रह गया? 10 लाख रह गया। तो साल भर तो मैंने बिजनेस कितने पे किया? 25 लाख के बिजनेस फर्नीचर पे किया, लेकिन फिर एंड में बेच दिया तो कितना रह गया? 10 लाख रह गया। हो सकता है कि साल भर तो 2 लाख का ही फर्नीचर था, अभी नया नया 8 लाख का फर्नीचर और खरीदा है तो मेरा फर्नीचर कितना रह गया? टोटल कितना हो गया? 10 लाख। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, और अब ये जो बात है ना, ये अपन को बहुत कुछ समझने में हेल्प करेगी एडजस्टमेंट्स के केस में, कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वो पूरे साल के लिए बनता है। पूरे साल के लिए बनता है मतलब अगर कोई सा भी अमाउंट इस ईयर को बिलोंग करता है तो वो P&L के अंदर आएगा, और अगर कोई अमाउंट इस ईयर को बिलोंग नहीं करता है तो फिर वो P&L में नहीं आएगा। एग्जाम्पल कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर सैलरी जो अभी बकाया है जिसको अपन बोलते हैं ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू मतलब इस साल को बिलोंग करती है कि नहीं करती है? करती है ना, तो फिर P&L में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। सर सैलरी 10,000 नहीं है, 2,000 और ऐड करो, कितना हो गया? 12,000। इसका उल्टा प्रीपेड सैलरी। सर प्रीपेड सैलरी का क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपेड सैलरी? सर जो आपने क्या कर दिया? एडवांस में ही पे कर दिया, यही हुआ ना प्रीपेड सैलरी, कि आपने एडवांस में पे कर दिया। तो मैं ये कहूँगा कि ये प्रीपेड सैलरी इस साल को बिलोंग करती थी कि नहीं? एडवांस में पे किया है सर, इस साल की थोड़ी है, ये तो कब की है? अगले साल। तो अगर इस साल की नहीं है, क्यों? हाँ मितान जी, नहीं, इस साल को बिलोंग करती कि नहीं है? इट मीन्स आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरी लिखी हुई है 20,000 और नीचे गिवन है कि प्रीपेड सैलरी 5,000। मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है कि ऊपर जो सैलरी 20,000 मैंने पे करी है ना, उसमें से 5,000 क्या है? प्रीपेड है। प्रीपेड है मतलब इस साल की नहीं है, कब की है? अगले साल की है। तो सर जब इस साल की है ही नहीं तो इस साल के P&L में आना चाहिए क्या? नहीं ना। तो सर हमारी सैलरी कितनी है? 20 में से 5 हटा दो, वो इस साल की नहीं है, तो इस साल का खर्चा कितना हुआ? 15,000। तो अब P&L में खर्चा 20 में से 5 माइनस होगा, कितना शो होगा? 15। और वो जो 5 आपने एडवांस में पे कर रखे हैं उसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा? अगले साल। तो फिर वो असेट है ना, बेनिफिट अगले साल मिलेगा तो असेट है, तो अब वो बैलेंस शीट में कहाँ शो हो जाएगा? असेट साइड में शो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब यहाँ देखो दोनों के ट्रीटमेंट कैसे होंगे। एक तो सर आउटस्टैंडिंग सैलरी है और एक रेंट को अपन ले लेते हैं प्रीपेड। आपको इन्फॉर्मेशन कैसे गिवन है कि अमाउंट याद रखना, रेंट गिवन है 50,000 ट्रायल बैलेंस के अंदर, सैलरी गिवन है 10,000 ट्रायल बैलेंस के अंदर, और दोनों के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, 10,000, 2,000, प्रीपेड रेंट 10,000, 50,000 और 10,000। तो मैं क्या कहूँगा कि सर ये जो सैलरी है ना, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? कि 2,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो आप लॉजिकली सोचो, अभी भी आउटस्टैंडिंग है तो इस साल की है कि नहीं है? इस साल का है ना, तो P&L में आना चाहिए। हम इसको क्या कर देंगे? प्लस। हम यहाँ पे जब लिखेंगे, यहाँ ये ट्रेडिंग बनाने के बाद बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में से देख के लिखेंगे टू सैलरी, ट्रायल बैलेंस के अंदर 10,000 लिखा हुआ है, सर ये 2,000 भी इसी साल का है, तो यहाँ ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस चैप्टर में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा और सजा के लिखना पड़ेगा, हर चीज़ अच्छे से प्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो 10,000 में 2,000 इनर कॉलम में ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 12,000। सबको समझ में आ गया?
कि 10,000 तो पे कर दी थी, 2,000 अभी अभी पता पड़ी कि बकाया है, पर है तो इस साल की, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई 12,000। सर हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट आपने खर्चे में तो जोड़ दिया, दूसरा इफेक्ट क्या, अरे भाई मैंने पे नहीं किया है तो मेरे ऊपर क्या आ गई लाइबिलिटी, तो अब मैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, डायरेक्टली आउटर कॉलम में कितना 2,000। दो इफेक्ट समझ में आए कि नहीं आए? हाँ, अब प्रीपेड का समझते हैं। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? सर जो आपने पे किया है वो इस साल का नहीं है, वो कब का है, अगले साल का है, तो मेरे को ट्रायल बैलेंस के अंदर रेंट गिवन है 50,000, तो टू रेंट 50,000, और ट्रायल बैलेंस के बाद में इंफॉर्मेशन गिवन है कि प्रीपेड रेंट कितना है 10,000, तो प्रीपेड है मतलब इस साल का नहीं है सर, इस साल का नहीं है, तो इस साल का खर्चा नहीं है, तो इस साल के P&L में आएगा क्या? नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब ये 50,000 का खर्चा मेरा इस साल का नहीं है, इसमें 10,000 कब का है, अगले साल में, तो 10,000 निकालो इसमें से, मैं माइनस कर दूंगा प्रीपेड रेंट 10,000 माइनस कर दूंगा, माइनस करने के बाद कितना रह जाएगा 40,000। सबको समझ में आ गया कि जो 50 पे किया था उसमें 10,000 अगले साल के हैं, तो इस साल का खर्चा कितना है 40, और अगर ये 10 अगले साल के हैं तो हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक मैंने खर्चे में से माइनस कर दिया, दूसरा क्या कि सर अगले साल का खर्चा है तो बेनिफिट कब मिलेगा, अगले साल, क्या है ये मेरे लिए असेट, तो यहाँ असेट के कॉलम में लिखूंगा मैं प्रीपेड रेंट कितना 10,000। आया कि नहीं आया समझ में? सिंपल है कि नहीं? मींस सिंपल तो है लेकिन थोड़ा लेंदी है। लेंदी कैसे है कि अब वो जो अपन पिछले चैप्टर में कर रहे थे, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंस शीट का टोटल, वो सब तो करना ही करना है। 4 एडजस्टमेंट दूसरे भी दिए हैं, तो हमें ध्यान रख के हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट डालने हैं, पर ये कभी भी दिमाग में मत बिठा लेना कि जो दो एडजस्टमेंट होंगे उसमें से एक P&L में होगा और एक बैलेंस शीट में होगा। हाँ, ऐसा कतई नहीं होगा। एडजस्टमेंट से एडजस्टमेंट डिपेंड करेगा, डिपेंड करता है किस नेचर का ट्रांजेक्शन है। हाँ, लेकिन हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, तो हर एडजस्टमेंट के भी दो इफेक्ट होंगे। दोनों इफेक्ट हम धीरे धीरे सीखेंगे। आप रट्टा किसी का भी मत लगाना, सिर्फ लॉजिक समझ लेना कि ये जो एडजस्टमेंट है ये असल में है क्या, इसका इम्पैक्ट कहाँ जाना चाहिए, जहाँ जाना चाहिए वहाँ ले जाके प्लस माइनस करना है। अब क्योंकि सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को बताते हैं, तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में क्या हुआ कि सर एक जगह तो जाके ये एडजस्ट हो गया, वर्ड ढंग से समझना, एक जगह तो जाके ये क्या हो गया एडजस्ट हो गया। एडजस्ट हो गया मतलब ऐड हो गया या फिर लेस हो गया, और दूसरी जगह जाके ये डायरेक्टली क्या हो गया शो हो गया। तो आप बार बार मुझसे ये दो वर्ड सुनोगे कि इसके अंदर ऐड कर देते हैं, लेस कर देते हैं, मतलब ये तो क्या हो गया एडजस्ट, और फिर वहां ले जाके क्या कर देते हैं शो कर देते हैं। समझ में आया? तो बच्चा ये धारणा बना लेता है कि हाँ सर एक जगह कहीं पे प्लस माइनस होगा और दूसरी जगह कहीं पे जाके क्या होगा शो हो जाएगा। ये अपने आप ही बैठ जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं। 90% केसेस में ऐसा हो भी रहा हो, पर ये लॉजिक नहीं है। डिपेंड ऑन ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन। हो सकता है कोई ट्रांजेक्शन ऐसा आएगा जो दोनों जगह क्या हो एडजस्ट हो, उसके दोनों इफेक्ट कैसे हो एडजस्ट करने वाले। हो सकता है दोनों एडजस्टमेंट जो है ना, हो सकता है एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो सकता है दोनों जगह प्लस हो सकता है दोनों जगह माइनस हो सकता है दोनों जगह क्या हो जाए शो हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? मीन्स ये भी फिक्स नहीं है कि एक P&L एक बैलेंस शीट, ये भी फिक्स नहीं है कि एक एडजस्ट एक शो, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। फिक्स क्या है कि हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, बस ये फिक्स कि दो इफेक्ट तो होंगे क्या ये सोचो, आप प्रैक्टिस करो और समझो। आउटस्टैंडिंग है तो इसका तकिया कलाम क्या होता है ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू मतलब इस साल का है, P&L में क्या हो गया ऐड हो गया, हमने पे नहीं किया, हमारे लिए क्या है लाइबिलिटी में शो हो गया। ठीक है। प्रीपेड, सर पेड बट नॉट ड्यू। नॉट ड्यू मतलब इस साल का नहीं है, इस साल का नहीं है तो P&L में नहीं आएगा, P&L में खर्चे में से तो क्या हो जाएगा ये माइनस, और सर बेनिफिट बाद में मिलेगा तो क्या है मेरे लिए ये असेट। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे दिख रहा है, लग रहा है, याद भी रखना पड़ेगा। समझ में आना इज अ डिफरेंट थिंग, और उस चीज़ को रिटेन कर पाना। दो चीज़ होती है, एक कैचिंग पावर होती है, एक रिटेंशन पावर होती है। कैचिंग पावर मतलब आपको कितनी जल्दी समझ में आता है, तो समझाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं समझाऊंगा जब तक आप कहोगे।
मेरे को अभी सबका दिख रहा है, हर कोई ध्यान से सुन रहा है, सबको समझ में आ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि रिटेन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। कुछ लोग हैं घर जाते जाते ही भूल जाएंगे कि मम्मी को क्या बताना था आज, और कुछ जिनको जन्मों जन्म तक याद रहेगा कि हाँ सर ने पढ़ाया था। तो आज जब मम्मी पूछेगी कि सर ने क्या पढ़ाया तो तुम क्या कहोगे? मम्मी हर एडजस्टमेंट के वो बोले क्या हो गया, पागल हो गया क्या? कि हाँ मम्मी 2 इफेक्ट। लेकिन 2 इफेक्ट क्या होंगे ये तय नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक एडजस्ट एक शो, ऐसा भी नहीं है कि 1 प्लस 1 माइनस, कुछ भी हो सकता है मम्मी, बस इफेक्ट कितने होंगे? 2। क्लियर? इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ आप। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आओ। देखते ही देखते अपन किताब के आखिरी पे आ गए यार। यार मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कैसा बैच है तुम्हारा। मैं तुम्हारे बैच को एक तरफ तो पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और वही 1-1.5 घंटे बाद मैं आपको लास्ट चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो आप लोग, पेज नंबर 21.10 मिला गया आप लोगों को? देखो वही ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस की निशानी क्या होती है सर? नीचे टोटल लग रहा होता है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर हो रहा है 8,84,300, मतलब ये ट्रायल बैलेंस है। मिल गया क्या सबको? वो भी मेरे को सोल्यूशन दिख रहा है। सबको मिल गया? ट्रायल बैलेंस के बाद देखो अदर इंफॉर्मेशन में कितनी चीज़ें दे रखी है, 1 2 3 4 5 5 एडजस्टमेंट दे रखे है कि नहीं? और मैं देख सकता हूँ 5 भी नहीं है, 6 एडजस्टमेंट है। आखिरी वाले एडजस्टमेंट में 2 अलग अलग एडजस्टमेंट है। ठीक है, पहले तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूँ, उसके बाद 1 बाय 1 एडजस्टमेंट समझाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस मैं आपको लिखवा चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो करेंगे मार्किंग। मार्किंग में एक तो वही पुरानी वाली मार्किंग कि ट्रायल बैलेंस के अंदर असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस मार्क करेंगे। चालू हो जाओ, 1 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से करो। ओके, आज का काम हमारा है ना प्रोसेस सीखना है, एडजस्टमेंट सीखना आज का ऑब्जेक्टिव नहीं है अपना। आज तो जो सीखना था सीख लिया, मम्मी को बता देंगे मम्मी हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, बस है ना। काम क्या है? प्रोसेस सीखना, ये कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। एडजस्टमेंट तो ये जो 5-6 एडजस्टमेंट है ना, इसमें से 3 एडजस्टमेंट तो हर क्वेश्चन में ही आएंगे, ये वाले तो हमारे यूं ही रट्टा हो जाएगी ये वाले एडजस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है मार्किंग, जो आप कर चुके हो, एक बार चेक कर लो सही करी के नहीं। परचेज एंड सेल, परचेज एक्सपेंस, सेल्स इनकम और टीआर लगा दो, क्योंकि दोनों कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। अरे यार मैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 निकाल के बैठा हूँ, सॉरी। सबसे पहले क्या है? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है? एक्सपेंस लिख दो टीआर, परचेज एक्सपेंस टीआर, सेल्स रिटर्न लिखो सेल्स माइनस, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस टीआर, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस, ये टीआर में नहीं जाएगा, ये पीएनएल में जाएगा। वेजेस एक्सपेंस टीआर, सैलरीज एक्सपेंस, प्लांट एंड मशीनरी असेट, फर्नीचर असेट, सन्डी डेटर्स असेट, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड असेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस, लाइटनिंग फैक्ट्री एक्सपेंस टीआर, ट्रेडिंग, रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस, ड्राइंग्स, कैपिटल माइनस, गद्दार साला, सेल्स इनकम ट्रेडिंग टीआर, परचेज रिटर्न परचेज माइनस, डिस्काउंट इनकम आई, सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेबल कैपिटल। वेरी गुड। अब पहला स्टेप कंप्लीट हुआ हमारा। स्टेप 2 है वापस से मार्किंग, लेकिन अब कौन सी मार्किंग? अब हम जाके एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर जिस आइटम से रिलेटेड है उस आइटम के आगे अपन आके बिंदु मार्क कर देंगे। और बहुत स्पेसिफिक आपको सिखाऊं
तो हर साल मैं ये बात नहीं बताता हूं। अब देखो, ये ट्रायल बैलेंस है आपका, यहां पे आपके एडजस्टमेंट्स होंगे। अब मैंने एडजस्टमेंट्स में से एक एडजस्टमेंट देखा, क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि सेकंड स्टेप में जो अपन मार्किंग कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि ये एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर जिस आइटम से जुड़ा हुआ है उस आइटम के इस साइड बिंदु मार्क कर देंगे। जब मैं सिर्फ बिंदु मार्क करने के लिए कहता हूं तो कोई बच्चा इधर करता है, कोई बच्चा उधर करता है। आप कहां करोगे, पहले, ठीक है। अगर सैलरी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है तो एक बिंदु मार्क हो जाएगा, और अगर सैलरी से रिलेटेड कोई और भी एडजस्टमेंट है, मान लो सैलरी ही आउटस्टैंडिंग है और सैलरी ही प्रीपेड भी है, मतलब एक दो एम्प्लॉय तो एक्स्ट्रा ले गए और एक दो अभी लेके ही नहीं गए, तो फिर सैलरी से रिलेटेड दो एडजस्टमेंट हो गए ना, तो फिर मैं मार्क करूंगा दो बिंदु, ताकि जब मैं सॉल्व करने पे सैलरी पे आऊं तो बिंदु देख के रुक जाऊं, करे यार इससे रिलेटेड तो क्या है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट है मतलब इसमें तो कोई चीज़ें प्लस माइनस होगी, दो बिंदु देखूं तो मुझे समझ में आ जाए कि यार इससे रिलेटेड तो दो एडजस्टमेंट है, तो दो चीज़ प्लस या माइनस होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो पढ़ो आप एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट तो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पे तो लगा दो हैशटैग, ये तो आपकी मम्मी को भी पता है कि कहाँ कहाँ शो होगा, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में असेट साइड। अब पूरी लाइन पढ़ो, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 24,000, रियलाइजेबल वैल्यू 30,000। अंडरलाइन करो रियलाइजेबल वैल्यू, स्टार मार्क करो इसके ऊपर, रियलाइजेबल वैल्यू को 30,000 मार्क करो, 30,000 को अंडरलाइन करो और स्टार मार्क करो, और ऊपर बहुत सारी स्पेस है, वहां पे आप लिखो रूल। मार्जिन के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टमेंट जो हेडिंग लिखी हुई है उसके ऊपर रूल। बेटा क्या लिखा हुआ है इधर ऊपर, ऊपर देख, पढ़ के बता क्या लिखा हुआ है। लिखो आप, क्लोजिंग स्टॉक shall be shown at, closing stock shall be shown at cost or NRV, shall be shown at cost or NRV, net realizable value, whichever is lower. Closing stock will be shown at कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। अब कहीं पे भी जगह बची हो तो एरो करके लिख दो प्रूडेंस कंसेप्ट। क्या लिखोगे? प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस, PRUDENCE, प्रूडेंस कंसेप्ट। अब सुनो, हमने अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट तो सबने पढ़ा है, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट। एक कंसेप्ट होता है प्रूडेंस कंसेप्ट। सुन लेना अच्छे से, पहली बार सुनोगे, याद रखोगे तो आगे काम आएगा। प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि आप सेफ साइड रह के चलो। सेफ साइड रह के चलो मतलब अपने अकाउंटिंग यूजर्स को कतई मिसलीड मत करो, उनको सुनहरे सुनहरे सपने मत दिखाओ, उनको सारी गलत चीज़ें पहले दिखा दो, अच्छी चीज़ें जब होगी तब वैसे ही सामने आ जाएगी। सुनहरे सपने किसी को नहीं दिखाने। तो ये कहता है कि जब भी अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमारा लॉस होगा तो उसके होने का इंतज़ार मत करो, उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लो। और आपको लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो जब तक हो नहीं जाता तब तक आप उसका जिक्र मत करो। मीन्स मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 25,000 रुपये का और मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में 30,000 रुपये में बिक जाएगा, तो 25 की चीज़ 30 में बिकेगी, प्रॉफिट होगा ना। तो अभी से प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना। माल कितने का है? 25 का है, 25 से ही रिकॉर्ड करना है। लेकिन मुझे लगता है ये 25,000 की चीज़, इसकी मार्केट में वैल्यू डाउन हो चुकी है, अब जब ये बिकेगी तो 20,000 रुपये में ही बिकेगी, तो रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है इसकी? 20,000। तो मुझे फ्यूचर में लॉस होगा ना, फ्यूचर में होगा जब बिकेगा। तो इस लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लो और इस चीज़ को 25 से रिकॉर्ड ना करके कितने से मान लो? 20 का मान लो। आप क्लोजिंग स्टॉक 20 का मानोगे तो आपका प्रॉफिट अपने आप 5,000 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि 5,000 से कैसे कम हो जाएगा?
लॉजिकल ही समझ में आ जानी चाहिए। आप अपने एसेट की वैल्यू कम बता रहे हो तो फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना। आप अपने एसेट की वैल्यू क्या बता रहे हो? कम बता रहे हो। एसेट की वैल्यू ज़्यादा बताओगे तो फायदा होगा, एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा? नुकसान होगा। तो फ्यूचर में होने वाले नुकसान को आज ही रिकॉर्ड कर लो। इसलिए एज पर प्रूडेंस रूल क्लोजिंग स्टॉक का रूल क्या बना कि कॉस्ट 25,000 और एनआरवी 30,000, विच एवर इज लोअर। 25,000 कॉस्ट, 25,000 एनआरवी 20,000, विच एवर इज लोअर। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने से शो होगा? 20 से 1000 से शो होगा। समझ में आया? हाल फिलहाल उन्होंने कॉस्ट कहा 24 और रियलाइजेबल वैल्यू कितना हुआ? 30। तो फ्यूचर में फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा। रिकॉर्ड नहीं करना ना, तो विच एवर इज लोअर कितने से रिकॉर्ड करेंगे अपन? 24 से रिकॉर्ड करेंगे। 24 के आगे छोटा सा टिक लगा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैंने क्लोजिंग स्टॉक वाले एडजस्टमेंट के आगे लगाया हैशटैग। ये हैशटैग क्यों लगाया? कि सर ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर किसी से रिलेटेड ही नहीं होता। इसका बिंदु पूरे ट्रायल बैलेंस में कहीं लगेगा ही नहीं। ये कहीं पे एडजस्ट थोड़ी होता है, ये तो दोनों जगह इंडिपेंडेंटली शो होता है ना। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में असेट साइड। इसको कहीं पे आप इनर कॉलम में प्लस माइनस करते हो क्या? नहीं ना, इंडिपेंडेंटली आउटर कॉलम में शो करते हो। तो भाई इसके लिए लगा दिया मैंने हैशटैग। अगला एडजस्टमेंट देखो क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 3,000। किससे रिलेटेड है? वेजेस से। तो जाओ वेजेस ढूंढो, उसके आगे बिंदु लगा दो। मिला क्या? कितना है वेजेस? 42,000। तो वेजेस के आगे ऐसे एक बिंदु लगा दो। अगला, सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन मार्च 2019 अमाउंटेड टू 2,500। तो बिंदु किसके आगे लगेगा? सैलरीज के आगे। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू 300। इंश्योरेंस के आगे बिंदु लगेगा। लास्ट सेकंड आइटम है शायद ये। मिल गया? लग गया बिंदु। नेक्स्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 5% एंड फर्नीचर एट 20%। दो चीज़ों पे आपको क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन लगाना है मतलब उनकी वैल्यू को क्या करना है? आपको कम करना है। तो ढूंढो प्लांट एंड मशीनरी को और ढूंढो फर्नीचर को। दोनों के आगे क्या लगा दो भाई? बिंदु लगा दो। लग गए बिंदु? ठीक है सर, सारे एडजस्टमेंट अब ट्रायल बैलेंस के अंदर मार्क हो चुके हैं। मार्किंग का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि जब मैं सॉल्व करते करते उस आइटम पे आऊँ तो मुझे पहले ही पता पड़ जाए कि सर इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, और जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसका अमाउंट अपन ऐसे आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, उसका मेन अमाउंट कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम। नहीं तो हम फ्लो में बह जाएं और अमाउंट कहाँ लिख दे? आउटर कॉलम में। बाद में आके देखें यार इससे एडजस्टमेंट था, फिर यहाँ काटा पीटी होगी, अंदर लाओगे जगह बचेगी नहीं तुम्हारे पास, इसलिए पहले ही मार्क कर दिया। पता पड़ जाएगा भैया एडजस्ट करना है कि नहीं करना। हो गया? अब स्टेप नंबर 3 देखो आपकी क्या है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। अब आपने टीआर मार्क कराई है तो पहले क्या बना दो? ट्रेडिंग अकाउंट बना दो। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है आपका? फिल इन द ब्लैंक्स। और आगे क्या लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स के? इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। सॉरी, फिर क्या लिखा हुआ है? पुट ईच आइटम इनटू द रेस्पेक्टिव प्लेसेस विद इन द P&L एंड बैलेंस शीट। अगर जगह हो तो ये जो सॉल्व ट्रायल बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स के आगे लिखो अलॉन्ग विद एडजस्टमेंट्स। इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स के साथ लिखो अलॉन्ग विद एडजस्टमेंट्स। कि अब आप फिल इन द ब्लैंक्स की तरह सॉल्व करते जाओ, लेकिन एडजस्टमेंट की भी मार्किंग करते जाना कि अगर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट है तो वो भी देते जाओ। ठीक है? फिर इसके बाद क्या बोला उन्होंने? चेकिंग। तो देखो क्या होगा, समझना। यहां देखो प्रोसेस सिखा रहा हूं मैं। आपने ट्रायल बैलेंस की मार्किंग कर दी, एडजस्टमेंट के बिंदु मार्क कर दिए, जिसके आगे आपने टीआर लगाया था वो टीआर से ट्रेडिंग बना दिया। अब आप फिल इन द ब्लैंक्स की तरह चलोगे। फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ऊपर से चलते चलते जब आप एडजस्टमेंट वाले आइटम पे आए, आपको पता पड़ गया बिंदु है, इनर कॉलम में आओगे, एडजस्टमेंट देखोगे, जो एडजस्टमेंट प्लस माइनस करना होगा, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट हैं, वो 2 इफेक्ट जहाँ जहाँ माइनस होगा माइनस करना, प्लस होगा प्लस करना, जहाँ शो करना होगा वहाँ शो करना, इफेक्ट कर दिया। ऐसे करते 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 पूरा ट्रायल बैलेंस निपटा डाला अपन ने। पूरा ट्रायल बैलेंस हो गया। ये एक तरीके से क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व होते ही अब मैं क्रॉस चेक करूंगा कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। तो क्या क्रॉस चेक करूंगा? मैं हर एडजस्टमेंट के पढ़ूंगा कि यार पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, 2 जगह मैंने शो किया कि नहीं किया। अगला एडजस्टमेंट है सैलरी, 2 जगह शो किया कि नहीं किया। रेंट है, प्रीपेड है, 2 जगह शो किया कि नहीं किया। ये क्रॉस चेक करने से क्या होगा कि अक्सर बच्चा एडजस्ट तो कर देता है, प्लस माइनस तो कर देता है,
पर उसको उसके रेस्पेक्टिव प्लेस पे शो करना भूल जाता है। जैसे अभी अपन ने सीखा ना कि सर ये क्या होगा कि सैलरी में प्लस होगा और लाइबिलिटीज में शो होगा, तो बच्चा बिंदु देख के प्लस माइनस तो कर देता है, फ्लो में शो करना भूल जाता है, प्लस माइनस तो कर देता है, यहाँ शो करना भूल जाता है। तो जब आप ये क्रॉस चेक करोगे कि हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट हुए कि नहीं हुए, तो गलती होगी तो पकड़ में आ जाएगी, होगी तो पकड़ में आएगी, नहीं होगी तो जयराम जी की। लास्ट स्टेप क्या है आपका, फिर से वही कैलकुलेशन, सारी चीजें सॉल्व कर चुके हो, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दे चुके हो। अब आप पहले ग्रॉस प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करोगे, क्लोजिंग कैपिटल और बैलेंस शीट का टोटल। बैलेंस शीट बराबर आ गई तो गंगा नहा गए भाई हम, पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और अगर नहीं हुई तो जितने का डिफरेंस है वही ढूंढो कि ये अमाउंट रह तो नहीं गया, वो अमाउंट नहीं मिला उसको हाफ कर दो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ एसेट की लाइबिलिटी में हो गई हो, कोई चीज़ प्लस करनी हो तो माइनस हो गई हो, तो वो डबल का इफेक्ट डालेगी। क्लियर है? करा दूं एक क्वेश्चन सॉल्व? ओके, तो आपने मार्किंग तो करी थी, मार्किंग करने के बाद क्या बनाना है अपन को, ट्रेडिंग। तो जल्दी से ट्रेडिंग ढूंढते जाओ। चलो ट्रेडिंग की चीजें ढूंढ रहे हो ना आप। सबसे पहले क्या मिला हुआ आपको, ओपनिंग स्टॉक। तो भाई बोलो भाई क्या है, 2 ओपनिंग स्टॉक कितना, किसी ने सर बोला, किसने बुलाया क्या, नहीं, 20,000। इसके बाद अगली चीज क्या है, परचेज। तो 2 परचेज, कोई बिंदु थोड़ी लग रहा है परचेज पे, कितना है परचेज। अब ये तो गद्दारों से गिरा हुआ है बेचारा, तो इसको तो इनर कॉलम में लिखेंगे 80,000 और फिर इसमें से माइनस करेंगे परचेज रिटर्न। ढूंढो अगली साइड होगा परचेज रिटर्न 2,000। यार तुम गुटका थूक के बोला करो यार। $4,000 कितना हो गया, 76,000। फिर और अगला क्या दिख रहा है आपको, कैरेज इनवर्ट। तो 2 कैरेज इनवर्ट कितना है, 3600। फिर क्या दिख रहा है आपको, वेजेस। और वेजेस पे तो बिंदु दिख रहा है ना आपको, हाँ, बिंदु मतलब आउटर कॉलम में नहीं आएगा, कहाँ आएगा, इनर कॉलम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 वेजेस, कितना अमाउंट, 42,000 इनर कॉलम में। और जैसे ही बिंदु दिखा एडजस्टमेंट भी पढ़ लो जाके। सर एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है कितना, 3,000। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू मतलब इस साल को बिलोंग करता है, इस साल को बिलोंग करता है मतलब इस साल का खर्चा है, इस साल का खर्चा है, तो इस साल के खर्चे में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ ऐड करेंगे अपन आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000, कितना हो जाएगा, 45,000। ठीक है, अब हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। सर यहाँ ऐड तो कर दिया, पर हम आउटस्टैंडिंग मतलब हमने पे नहीं किया, तो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है तो यहाँ लिख देंगे अपन आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना अमाउंट, 3,000। कंप्लीट एडजस्टमेंट भी हो गया। फिर वेजेस के बाद अपन ट्रेडिंग अपन ट्रेडिंग कर रहे थे, तो टीआर ढूंढ रहे थे आप लोग। लाइटनिंग फैक्ट्री, तो यहाँ लिखेंगे अपन 2 लाइटनिंग फैक्ट्री, कितना अमाउंट, 1400। और उसके बाद अब इस साइड आ गया मतलब आप लोग, तो बाय सेल्स, ये भी गद्दारों से गिरा हुआ है, कितना है अमाउंट, 2,70,000। फिर माइनस करेंगे इसमें से अपन सेल्स रिटर्न, कितना, 6,000। बचेगा कितना, 2,64,000। इसके बाद क्या है, फिर तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, लेकिन उसको तो जब एडजस्टमेंट आएगा तब करेंगे, अभी नहीं करने की जरूरत है। अभी कुछ करने की, जो जो मिल रहा है वो सॉल्व कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है कि सर ये लकीरें तो पास आ गई, तो मेरे पास तो फुल फीचर है भाई। ये एक लाइन छोड़ के नदी बना दी मैंने, ताकि अब जो भी पीएनएल में लिखूं इसके बाद से लिखूं। क्लियर, ट्रेडिंग बन गया, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 मार्किंग हो गई, स्टेप नंबर 3 ट्रेडिंग हो गया। अब फिल इन द ब्लैंक्स की तरह चलेंगे, तो शुरू से चलो। सबसे पहले आपको दिख रहा था ओपनिंग स्टॉक लिख चुके, परचेज लिख चुके, सेल्स रिटर्न लिख चुके, कैरेज इनवर्ड लिख चुके, कैरेज आउटवर्ड। तो खर्चा है सर ये,
तो 2 कैरेज आउटवर्ड, कितना अमाउंट, मात्र 800, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में। उसके बाद क्या मिला आपको, सैलरीज, बिंदु लगा हुआ है क्या इसके ऊपर, ओके, तो इनर कॉलम में तो 2 सैलरीज 27,500, और पीछे जाओ अब क्या है, आउटस्टैंडिंग है, तो रट्टा हो जाना चाहिए अब तो यार, आउटस्टैंडिंग सर ड्यू बट नॉट पेड, इस साल का है, इस साल के खर्चे में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे अपन आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,500, राउंड फिगर आ गया भैया 30,000, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। तुम बताना मम्मी को जाके, ऐसे ही नहीं तुम हल्के में ना सरते हैं कि सर को क्या मालूम पड़ा, बताना जरूर, तुम बताओगे ना तुम्हें हमेशा याद रहेगा। मैं थोड़ी मम्मी से पूछूंगा, मेरे पास इतना टाइम है तुम्हारी मम्मी को कॉल करके पूछूंगा बताया नहीं बताया, ये नहीं, तुम्हें हमेशा याद रहेगा, है ना, तो लाइकली नहीं लेना। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट, सर आउटस्टैंडिंग है, इस साल को बिलोंग करता है, ऐड कर दिया, हमने पे नहीं किया तो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,500। इसके बाद क्या आया सर, प्लांट एंड मशीनरी, सर इस पे भी लग रहा है बिंदु, तो प्लांट एंड मशीनरी जिस पे लग जाए बिंदु वो कहाँ आएगा, इनर कॉलम में। वो 5-1 मिनट रुक सकते हैं क्या, वो आ रहा हूँ, ये लोग तो रुकेंगे, इनका क्या है, प्लांट एंड मशीनरी जिसके आगे बिंदु है वो कहाँ आएगा, इनर कॉलम में। अमाउंट बताओ कितना है, 90,000, और पीछे जाके एडजस्टमेंट कर देखो क्या लिखा हुआ है, सर डेप्रीसिएशन लगाने के लिए क्या कह रहा है, तो 5% डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का तो वर्ड का ही मतलब है डेप्रीशिएट करना, मतलब वैल्यू को क्या करना, रिड्यूस करना। और डेप्रीसिएशन क्यों लगता है, सर आपने असेट को पूरे साल यूज किया, उसको यूज में लेने की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, और आपने उसको यूज किया तो आपको क्या मिला, बेनिफिट, जिसका बेनिफिट इस साल मिले वो क्या है, एक्सपेंस। तो सर ये जो असेट है ना, इसका कुछ पोर्शन डेप्रीशिएट करके कहाँ ले जाओ, एक्सपेंस साइड पे ले जाओ। तो कितना का 5%, 90,000 का 5% 4,500, कितना बचेगा 85,500, ये तो हो गया। पर आपकी मम्मी को आज आपको बताना है क्या, बोल चेरी तू क्या बताएगी तेरी मम्मी को, हाँ मम्मी हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, एक तो लिख दिया ना, दूसरा इफेक्ट क्या है कि सर ये जो डेप्रिसिएशन है ये क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस। तो ये पहली बार ऐसा एडजस्टमेंट आया जो बैलेंस शीट में जाके एडजस्ट हो रहा है और पीएनएल में आके क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। यहाँ लिखूंगा मैं 2 डेप्रिसिएशन, अगर एक ही डेप्रिसिएशन है तो यहाँ लिखूंगा 2 डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में। पर डेप्रिसिएशन 2 है ना सर, फर्नीचर पे भी है, प्लांट एंड मशीनरी पे है, तो प्रेजेंटेशन को बेटर बनाने के लिए यहाँ पे एक अंडरलाइन करता हूँ और इनर कॉलम में लिखता हूँ प्लांट एंड मशीनरी 4,500, और इंतजार करूंगा किसका, फर्नीचर पे। तो फर्नीचर का नाम अभी से लिख देता हूँ, कैलकुलेशन तो वहां करूंगा। अगला आइटम क्या है, फर्नीचर, क्या है अमाउंट 8,000, और डेप्रिसिएशन कितना है 8,000, 20%, तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 1,600 माइनस कर देंगे 6,400, तो इधर आ जाएगा, ओके। और ये भी हमारे लिए खर्चा है, तो एक तो प्लांट एंड मशीनरी का और एक का 1,600, टोटल कितना हो गया ये 51, 61, 6,100। आया क्या समझ में, जिज्ञासा क्या हो गया बेटा, कहाँ रह गई तू, नहीं आया ना समझ में, झूठ बोल रही, आ गया, सबको समझ में आ गया बेटा, भविष्य ठीक है बेटा, घर में सब ठीक ठाक, हाँ कोई चिंता, मैं बात करूं तो और दूसरा कोई बात नहीं करेगा, है ना, मैं कर रहा हूं, मेरा छोटा भाई है वो, तुम्हारा छोटा भाई है क्या, वो मेरे छोटे भाई को कोई बोलेगा मैं पिक्चर बना दूंगा तुम्हारी, ले चलो यहाँ पढ़ो, हो गया सर, 2 इफेक्ट हो गए, आगे करते हैं। अब आगे एक काम करो, मेरी बात सुनो, अब एक काम करो, जिस जिसके ऊपर बिंदु लगे हुए ना एडजस्टमेंट, उसको छोड़ दो, बाकी की सारी चीजें देख लो ना यार कि उन लोगों ने सही जगह पे लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई, टाइम वेस्ट ही तो हो रहा है। एक्सपेंस है तो मैं एक्सपेंस में डायरेक्ट लिखूंगा, इनकम है तो मैं इनकम में डायरेक्ट लिखूंगा, एसेट है तो एसेट में लिखूंगा, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी पे। तो जिसके आगे आपने बिंदु नहीं लगा रखे उनको सिर्फ आप सोल्यूशन में चेक कर लो कि किताब वाले ने सोल्यूशन ढंग से छाप रखा है कि नहीं छाप रखा, ठीक है, आ रहा हूं। ओके, अब मैं एक काम करता हूं,
तो जो बिंदु बिंदु वाली चीज़ है ना, उसको छोड़ के बाकी की चीज़ें रिकॉल कर लेता हूँ कि जैसे अपन प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर कर चुके, सन्ड्री डेटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं, असेट साइड पे जाएगा, बिल्स रिसीवेबल असेट साइड, कैश इन हैंड असेट साइड, ट्रेवलिंग एक्सपेंस कोई बिंदु नहीं है एक्सपेंस साइड, लाइटनिंग फैक्ट्री लिख चुके, रेंट एंड टैक्सेस कोई एडजस्टमेंट नहीं है एक्सपेंस साइड, जनरल एक्सपेंस कोई एडजस्टमेंट नहीं है एक्सपेंस साइड, इंश्योरेंस एडजस्टमेंट है मैं कराऊंगा, ड्राइंग्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, गद्दार है, कैपिटल में से क्या हो रहा होगा माइनस, पन्ना पलटा के देख लो आप लोग, है दिख रहा है। फिर आते हैं इस साइड, सेल्स लिख चुके, परचेज रिटर्न माइनस कर चुके, डिस्काउंट इनकम है कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहां आ रहा होगा, देख लो आप, देख लो ऐसे अंधी में विश्वास नहीं करना चाहिए। डन। नेक्स्ट सर, सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लायबिलिटी में आ रहा होगा, यहाँ पे कैपिटल इनर कॉलम में लिख रखा होगा, फिर कैपिटल में तो ड्राइंग माइनस होता है और नेट प्रॉफिट ऐड होता है। डन। ओके, क्या रह गया सर मेरा? सर इंश्योरेंस रह गया, बस वही रह गया। ओके, इंश्योरेंस में क्या एडजस्टमेंट है? अबे यार क्या प्रीपेड, अबे मैं मारकर ही भूला है यार। किसी के पास वो इरेजर वाली पेंसिल है क्या? नहीं है ना यार। इंश्योरेंस रह गया ना हमारा, इंश्योरेंस के आगे बिंदु लग रहा है, इंश्योरेंस क्या है? एक्सपेंस। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2, इंश्योरेंस कितना है अमाउंट? 1500। कहां लिखूंगा? इनर कॉलम में। ओके, अब एडजस्टमेंट क्या है सर? प्रीपेड है। प्रीपेड है मतलब इस साल को बिलोंग नहीं करता, एडवांस में पे किया है, अगले साल का है, इस साल को बिलोंग नहीं करता, तो इस साल के P&L में आना चाहिए क्या? नहीं, तो अपन कर देंगे माइनस, माइनस करेंगे प्रीपेड। अबे तो चल ही नहीं रहा। इंश्योरेंस कितना? 300 है शायद, 300। आउटर कॉलम में कितना आएगा? 1200। ठीक। और सर अगले साल का है, बेनिफिट अगले साल मिलेगा, तो क्या है ये? असेट। असेट है तो यहाँ लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 300। बिंगो सर, सब कुछ तो हो गया। स्टेप नंबर 4 हो गया आपका, 2 मार्किंग हो गई, ट्रेडिंग बन गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया अलॉन्ग विद एडजस्टमेंट। अगला स्टेप क्या है? चेकिंग। तो जैसे ही आप चेकिंग पे चलोगे ना, तो जो हर बच्चा भूलता है वो आपके सामने नजर आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। हर बच्चा भूलता है उसको, क्योंकि अभी मैं भी जब ट्रेडिंग बना रहा था ना, तो आपने बोला था कि सर यहाँ पे स्टॉक आएगा, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है, यहाँ पे 2 चीज़ है, तो क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ लिख देते हो और यहाँ लिखना रह जाता है। इसीलिए वो चौथी स्टेप है कि आप चेकिंग करोगे कि हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट है कि नहीं है। तो सर ये क्लोजिंग स्टॉक, इसको तो आपने कहीं लिखा ही नहीं, और अगर एक जगह लिख दिया होगा तो दूसरी जगह आपको याद आ जाएगा, दूसरी जगह हमने नहीं लिखा, तो यहाँ लिखेंगे अपन बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 24,000 बात हो गई थी हमारी, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर। यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक 24,000। इसके बाद 1 बाय 1 एडजस्टमेंट बोलते जाओ। पहला कौन सा है? क्लोजिंग स्टॉक के बाद एडजस्टमेंट में कौन सी एडजस्टमेंट? वेजेस। तो ये रहा सर, आउटस्टैंडिंग है, प्लस कर दिया और शो कर दिया। उसके बाद क्या है? सैलरी। आउटस्टैंडिंग है वो भी, सर ये रहा, प्लस कर दिया और शो कर दिया। फिर क्या है? इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, सर प्रीपेड है, माइनस कर दिया और असेट साइड पे शो कर दिया, हो गया। फिर क्या है सर? डेप्रिसिएशन। 2 चीजों पे डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, दोनों पे डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया और मैंने उसको शो कर दिया। सारे एडजस्टमेंट भी हो गए, तो स्टेप नंबर 5 भी हो गया। स्टेप नंबर 6 लास्ट सर, कैलकुलेशन। टोटल करो, 2,64, 2,88, 2,88,000 माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 चीजें माइनस करेंगे, जो आएगा वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट, मान लो ये एक ग्रॉस प्रॉफिट है मेरा, इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे एक डिस्काउंट लिखा हुआ होगा, टोटल करेंगे, ठीक है। उसमें अब ये खर्चे माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो जो नेट प्रॉफिट है उसको कैपिटल में अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ड्राइंग्स को अपन कैपिटल में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आउटर कॉलम में कैपिटल लिखेंगे, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। सॉल्व। समझ में आया? आज क्या नया सीखा? मम्मी को क्या बताओगे? पहले तो बताओ। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। एडजस्टमेंट कितने सीखे? 3 एडजस्टमेंट सीखे आज आपने। एक आउटस्टैंडिंग सीखा, खर्चे में ऐड होता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो हो जाती है। प्रीपेड सीखा,
खर्चे में से लेस होता है और असेट साइड में शो होता है। अपोजिट ये नहीं हो तो आउटस्टैंडिंग का अपोजिट क्या है? प्रीपेड। तो आउटस्टैंडिंग खर्चे में प्लस हो रहा था तो प्रीपेड क्या होगा? माइनस। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड में शो हो रहा था तो प्रीपेड कहाँ होगा? असेट साइड पे शो होगा। हुआ कि नहीं हुआ? डेप्रीसिएशन, ये भी लॉजिकल है सर। डेप्रीसिएशन किस पे लगता है? असेट पे। असेट की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। और ये मेरे लिए क्या है? खर्चा। सिंपल सिंपल थे कि नहीं? बाय टाटा, सी यू।